पिछले क्लास में कैंसर के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे हमारा जो सेल होता है कांटेक्ट इनहिबिशन खो देता है और जिसके कारण उसमें एबनॉर्मल और एक्सेसिव सेल डिवीजन होने लगता है। तो उसमें बताया था कि जो एबनॉर्मल एक्सेसिव सेल डिवीजन होता है उसके कारण बहुत सारे एबनॉर्मल सेल का निर्माण हो जाता है और उसी सेल को एबनॉर्मल सेल को या अनडिफरेंशिएट सेल को हम लोग एड्स कहते हैं या ट्यूमर बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। तो वो जो ट्यूमर होते हैं वह दो तरह के हो सकते हैं, बेनिग्न ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिग्न ट्यूमर जो होता है वो नॉर्मल होता है, बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वह एबनॉर्मल होता है, उसी को हम लोग कैंसर बोलते हैं। 3 प्रकार का कैंसर बताए थे, है ना, सार्कोमा, कार्सिनोमा और ल्यूकेमिया, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉज ऑफ कैंसर, मतलब ऑन्कोजेनेसिस। उसको बंद कर देना, उसको ऑन्कोजेनेसिस। ऑन्कोजेनेसिस मतलब क्या होता है? जब हमारा कोई जीन, कोई नॉर्मल जीन जब ऑन्कोजीन में बदल जाता है उसे कहा जाता है ऑन्कोजेनेसिस। देखना जरा सा यहां पर मेथड क्या होता है। ये हमारा नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल, और यह डिवाइड करता है माइटोसिस के द्वारा और यह 4 सेल में बदलता है। सबको मालूम है कि नॉर्मल सेल 4 सेल में बदल जाता है। जब ये सेल डिवीजन होता है तो यहाँ पर एक जीन होती है जिसका नाम है प्रोटोऑन्कोजीन। प्रोटोऑन्कोजीन, ठीक है। ये इसको क्या करती है? नेगेटिव फीडबैक देती है। और यहाँ पर जो होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर सप्रेशन जीन है, यह भी इसको पॉजिटिव फीडबैक देती है, यह भी पॉजिटिव फीडबैक देती है। तो ये दोनों प्रोटोऑन्कोजीन जो होते हैं, इधर ध्यान दो, प्रोटोऑन्कोजीन जो होते हैं वह इसको सेल को कंट्रोल करके रखता है, और ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होता है ये ऐसा जीन होता है जो इसको ट्यूमर बनने से रोकता है। ये हो गया नॉर्मल कंडीशन हमारे बॉडी का। ये हो गया नॉर्मल एक्टिविटी। लेकिन क्या हो जाता है जब यहां पर हमारा सेल क्या हो जाता है? एबनॉर्मली डिवाइड होने लगती है। मतलब एक सेल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाती है, इसी को हम लोग कैंसर सेल बोलते। तो यहां पर देखो, ध्यान से देखना, यहां पर प्रोटोऑन्कोजीन जो होता है, प्रोटोऑन्कोजीन, यह जीन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन हो करके यह बन जाता है ऑन्कोजीन में, और ऑन्कोजीन फिर ये काम करता है। जैसे ही ऑन्कोजीन बनता है सेल कैंसर के रूप में बदल जाते हैं। उसके अलावा यहां पर जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसका भी इफेक्ट क्या होता है? कम हो जाता है, लो इफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारा सेल क्या होता है? कंटिन्यूअस डिवाइड करने लगती है। तो यहां पर ये नॉर्मल कंडीशन है और ये क्या है? ये हो गया कैंसर कंडीशन, है ना। तो यहां पर ध्यान देना आप लोग, इधर ध्यान दो सब, किताब मत देखो, अभी पढ़ो ना, यहां से घर में देखना। प्रोटोऑन्कोजीन जो होता है ऑन्कोजीन में बदलना, इसी को कहा जाता है ऑन्कोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसे? ऑन्कोजेनेसिस। प्रोटोऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन मतलब हमारा जीन जो है वह ऑन्कोजीन में जब बदल जाता है तब वो कैंसर कॉज करता है। अब यह कैसे बदलता है? ऑन्कोजेनेसिस करवाने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो वो जो भी
फैक्टर्स होते हैं ऑन्कोजेनेसिस कराने वाले, है ना, उनको कहा जाता है कार्सिनोजेंस। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस, कैंसर कॉजिंग एजेंट। क्या नाम है उनका? कैंसर कॉजिंग एजेंट। वही एजेंट ऑन्कोजेनेसिस करवाते हैं। ऑन्कोजेनेसिस मतलब समझ में आ गया? ऑन प्रोटो ऑन्कोजीन का किसमें कन्वर्ट हो जाना? ऑन्कोजीन में। तो ऑन्कोजेनेसिस का डेफिनेशन क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन इनटू ऑन्कोजीन which leads to कैंसर। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कैंसर, कोई भी एजेंट होगा, कैंसर को पैदा करने वाला कोई भी एजेंट होगा, वह क्या करेगा? ऑन्कोजेनेसिस। क्या करेगा? चाहे वह वायरस हो, चाहे सिगरेट हो, धुआं हो, है ना, च्युइंगम, है ना, जो भी चीजें हो वो सभी चीजें ऑन्कोजेनेसिस कॉज करें। नहीं नहीं, च्युइंगम मुंह से निकल गया, समझ रहे हो? च्युइंग पदार्थ बोल रहे थे, जो चबाने वाला है, गुटखा वगैरह है, च्युइंगम नहीं कह रहे। तो ऑन्कोजेनेसिस जो है वह देखते हैं। तो अब हेडिंग डालते हैं, ऑन्कोजेनेसिस मतलब समझ गए कैंसर कॉज कैसे होता है। तो ये यहां पर लिखा दिए, नॉर्मल एक्टिविटी होता है और ये कैंसर एक्टिविटी होता है। अब हेडिंग डालते हैं हम लोग कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस, है ना। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं भाई? कार्सिनोजेंस, इनको कहा जाता है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। तो ये कई होते एजेंट्स, ये कई प्रकार के एजेंट्स होते हैं। सबसे पहले केमिकल एजेंट, केमिकल मतलब समझते हो आप लोग? सभी लोग जानते हैं केमिकल मतलब। तो केमिकल आप लोग नाम सुनोगे, सिगरेट स्मोकिंग, स्मोक, है ना। उसके अलावा आपको, है ना, टोबैको, टोबैको, है ना। हाँ, बहुत सारी चीज हो गए। तो वो सभी केमिकल एजेंट हो जाएंगे। क्या कह रहे हो? हाँ, तो स्नफिंग हो गया ना। और भी कुछ बहुत सारे हैं, है ना, ईटीसी। उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस और एक्सेसिव एस्ट्रोजन कॉज ब्रेस्ट कैंसर। तो हार्मोन का इम्बैलेंस होने से फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर का कॉज करता है। फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से हुआ। सबसे पहली बात कि शार्प टीथ कटिंग, है ना, टंग कटिंग, है ना। अगर जीभ शार्पली कट जाता है तो लगभग 60 to 70% चांस होता है कैंसर हो जाना है जीभ में। इसलिए कभी भी, है ना, जो
हम लोग करते हैं तो हमेशा वो क्या कहते हैं, प्लास्टिक वाला जो आता है जिभिया, उससे ही करना चाहिए। कट जाने के बाद हो जाता है। मेरे एक रिलेटिव को हो गया था, है ना। हाँ, कटना नहीं चाहिए जीभ, दांत से प्रॉब्लम नहीं है, शार्प नहीं कटना चाहिए। शार्प मतलब समझ रहे हो, खुद सुना, जीभ हाँ तेज एकदम, जैसे होता है ना ब्लेड से कट जाना, उस टाइप का कटिंग नहीं होना चाहिए। तो जीभ देखते हो, जीभ को हमेशा बचा के रखना। वो जिभिया करते हो प्लास्टिक का रखो, कभी भी मेटल का मत रखो, ठीक है। तो फिजिकल एजेंट में क्या क्या हो जाएगा भाई? शार्प टंग, इसको देख लेना, बीच में वो घुस गया, टंग कटिंग। उसके अलावा कांगरी, ये कई बार पूछा गया, कांगरी इन कश्मीर, कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, तो एक कांगरी होता है, इतना सा लकड़ी का बना होता है ना। उसमें कोयला वगैरह भर करके, लकड़ी का नहीं होता है कांगड़ी, मतलब उसमें गर्म पदार्थ रख करके, हाँ वही है कांगरी। उसको क्या करते हैं, जैसे बहुत ठंड पड़ता है तो उसको क्या करते हैं, स्किन से सटा लेते हैं, इसे स्किन से सटा करके चद्दर ओढ़ लेते हैं, तो गर्म बना रहता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, उसको बार बार सटाने से टेम्परेचर वहां पे बहुत हाई रहता है। टेम्परेचर हाई रहने के कारण कैंसर कॉज हो सकता है ना, हीट निकलते रहता है, तो स्किन कैंसर होता है। उससे क्या होता है, स्किन कैंसर होता है। हाँ भाई, सब तो एक ही जैसा है, क्यों नहीं जाएगा? स्किन में नहीं है ब्लड वेसल, हर जगह है ब्लड वेसल्स में, कोई भी ऐसा नहीं उसको छोटा समझ रहा। हाँ, इसमें ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो नॉर्मली ठीक ही हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर वो नॉर्मली ठीक हो जाता है। हाँ हाँ, थर्ड स्टेट वाला दिक्कत है, लेकिन उतना दूर पहुंचता नहीं है, पहले पता चल जाता है। उसके बाद देखो, फिजिकल एजेंट के बाद जैसे आपको रेडिएशन से भी हो जाता है। रेडिएशन, रेडिएशन कैसा होना चाहिए, नॉन आयनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जैसे एक्सरे, नाम सुने हो, एक्सरे, कॉस्मिक रे, है ना। और कोई, गामा में प्रॉब्लम है, उसमें नहीं है। अल्फा बीटा वो सबसे नहीं होता है। तो रेडिएशन में कौन कौन से हो सकते हैं? हाँ, अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे एंड एक्सरे के द्वारा अगर शरीर पे पड़ती है तो इससे होने का चांस रहता है ना। हाँ, कॉस्मिक रे होता, अरे देखो कोवाल्ट लिख दिए, कॉस्मिक रे होगा, कोबाल्ट नहीं, कॉस्मिक, कॉस्मिक रे, कोबाल्ट लिखा गया है ना। इन सब से रेडिएशन से एड्स होने का खतरा। सबका क्या है, सबका फंडा क्या है, एक ही है, ऑन्कोजेनेसिस। क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में बदल देगा। उसके बाद डी नंबर जो है वह है ऑन्को वायरस। कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जो बॉडी में आने के बाद कैंसर कॉज करते हैं, उनको कहा जाता है ऑन्को वायरस, है ना। तो ऑन्को वायरस एक तरह का क्या हो गया, बायोलॉजिकल फैक्टर। चलो इधर ही लिख देते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट, है ना, बायोलॉजिकल एजेंट। तो बायोलॉजिकल एजेंट जो हो गया, इसमें कौन आते हैं, ऑन्को वायरस। ऑन्को वायरस में कॉज कैंसर। देखो वायरस जो ऑन्कोजेनेसिस कॉज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑन्को वायरस। ऑन्को वायरस दो प्रकार के हो सकते हैं, ऑन्को वायरस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आरएनए वाला और एक
हम लोग जानते हैं वायरस में डीएनए या आरएनए होता है, डीएनए वाला, है ना। आरएनए वाला अगर देखा जाए तो इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एड्स वायरस, एचआईवी वायरस। एड्स का जो वायरस होता है वो ऑन्कोजेनिक होता है। एड्स जिसको होता है तो उसको कैंसर होने का खतरा होता है। उसके अलावा हाँ, आज ही पढ़ाएंगे, देख लेना। अलग अलग होता है, इंक्यूबेशन पीरियड, विंडो पीरियड, अलग अलग चीज होते हैं। उसके बाद डीएनए वाला जो होता है, इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। जैसे एचपीवी, इसको कहा जाता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और यह 2 कैंसर कॉज करता है, यूटेराइन एंड सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर है ना, इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, तो इसी वायरस के कारण होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। उसके अलावा एक है एच बी वी, है ना, हेपेटाइटिक बी वायरस, है ना। यह क्या करता है, यह लीवर कैंसर कॉज करता है, हिपेटो कैंसर, लीवर कैंसर ये कॉज करता है ना। तो ये देख रहे हो आपकी बायोलॉजिकल एजेंट या बायोलॉजिकल जो फैक्टर होते हैं वह भी कैंसर कॉज करते हैं। तो कार्सिनोजेंस मतलब होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट, जिसमें आप लोग पढ़े केमिकल एजेंट, जो केमिकल एजेंट जो भी गुटखा पान सिगरेट जो भी नाम सुनते हो सब इसी के अंदर आ जाएगा। एक एस्ट्रोजन एक्सेसिव होने के कारण ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। उसके बाद फिजिकल, देखो यहाँ पर फिजिकल छूटा हुआ है, जी हट गया है यहाँ पर, है ना। फिजिकल, फिजिकल एजेंट, टिथ कटिंग, है ना, टंग सॉरी टंग कटिंग, कांगरी, रेडिएशन में कॉस्मिक रे, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे। और बायोलॉजिकल एजेंट में क्या होता है, ओनको वायरस। ओनको वायरस नाम समझ में आया, ओनको मतलब समझ गए, ओनकोजेनेसिस करेगा वायरस, तो एचआईवी वायरस। उसके बाद हालांकि आप ये ही याद रखना इंपॉर्टेंट है, एचआईवी वायरस में आरएनए होता है, एकदम याद रखना, ये पूछा जाता है डायरेक्ट 12 में आता है, एचआईवी वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है, तो आरएनए याद रखना। ये उतना नहीं आएगा नीट वगैरह में भी, उसको याद रखोगे। अभी पढ़ेंगे जी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस, अभी पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। तो ये हो गया कार्सिनोजेंस। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ेगा कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन करोगे ना। क्या है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो कैंसर का बहुत तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है। ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन। तो देखो क्या होता है कि जब कैंसर होता है, इधर देखो, तुम लोग कहाँ देख रहे हो, कैंसर जब होता है ना तो हमारे ब्लड में एक प्रोटीन रिलीज होता है सेल्स के द्वारा, जिसको बोलते हैं अल्फा फिटोप्रोटीन। क्या बोलते हैं, अल्फा फिटोप्रोटीन, जिसको कैंसर मार्कर भी कहा जाता है।
डिटेक्शन ऑफ, है ना, कैंसर मार्कर अल्फा फीटोप्रोटीन, है ना, डिटेक्शन ऑफ कैंसर मार्कर अल्फा फीटोप्रोटीन इन ब्लड, इसको डिटेक्ट करते हैं। अगर डिटेक्ट नहीं हुआ, निगेटिव हो गया तो काम खत्म, अगर डिटेक्ट हो गया तो समझ लेते हैं कैंसर कॉज होता है ना। तो ये ब्लड एग्जामिनेशन होता है। उसके अलावा भी कई चीजें होते हैं जो अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग होता है ब्लड एग्जामिनेशन। उसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजिकल, जिसमें से क्या आता है, जिसमें से आता है हमारा बायोप्सी। बायोप्सी जो होता है यह सबसे मेन, इधर देखो, फोन क्या क्या कर रहे हो जी? अच्छा वो चला रहे हो तो उसमें उसमें कैसे चल रहा है, उसको रखो, उसको ध्यान नहीं दे रहे हो इधर। बायोप्सी उसको रख दो कहीं पे, उसको रख दो, वो चल रहा है तो उसको बेचारे को क्यों ऐसा कर रहे हो। बायोप्सी क्या होता है, यह सबसे मेन इन्वेस्टिगेशन होता है। इसमें मान लो सस्पेक्टेड कोई टिश्यू है, सस्पेक्ट हो रहा है, उसको काट करके उसका एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में हम लोग देखते हैं उसका साइटोलॉजिकल कैरेक्टर वगैरह देखते हैं कि वो नॉर्मल सेल है या एबनॉर्मल सेल है। तो बायोप्सी जो होता है यह मेन इन्वेस्टिगेशन होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, है ना, इसमें एग्जामिनेशन ऑफ सस्पेक्टेड, जो सस्पेक्टेड है, सस्पेक्टेड टिश्यू, इसमें सस्पेक्टेड टिश्यू जो होता है, सेल्स होता है, उसका एग्जामिनेशन किया जाता है ना, बाय इंसीजर, इंसीजर काट करके उसको एग्जामिनेशन किया जाता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल है। इसके अलावा इसके अलावा इमेजिंग होता है। इमेजिंग मतलब समझ रहे हो आप लोग, इमेज के द्वारा, इमेज क्या करते हैं, बहुत सारा इमेजिंग होता है, जैसे सीटी स्कैन करते हैं, अगर ब्रेन में है तो सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई भी करते हैं ब्रेन के लिए, है ना, इसमें हाइड्रोजन यूज किया जाता है एमआरआई में, है ना। उसके अलावा हम लोग एक्सरे भी करते हैं, है ना, एक्सरे करते हैं। अगर ब्रेस्ट का कर रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड का एक्सरे कर रहे हैं तो उसको मेमोग्राफी कहा जाता है। एक्सरे ऑफ मेमोरी ग्लैंड, एक्सरे ऑफ मेमोरी ग्लैंड क्या कहलाता है, मेमोग्राफी, मेमोग्राफी कहा जाता है। क्या बोले? देखो सीटी स्कैन में क्या होता है, जनरली हम लोग कटिंग सेक्शन ब्रेन का देखते हैं, समझ रहे, कट सेक्शन, जैसे इधर से लिया, इधर से लिया, इधर से लिया, चारों तरफ से लेते हैं। एमआरआई भी थोड़ा सा इससे एडवांस होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग चीज होता है। सीटी स्कैन में हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे डाल देते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। और एमआरआई में क्या करते हैं, इसमें हम लोग हाइड्रोजन वगैरह डाल देते हैं, उसी का इमेजिंग लेते हैं। अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीका होने के कारण अलग अलग होता है। हाँ, दोनों ब्रेन पार्ट के लिए होता है। एक्सरे से करते हैं, है ना। तो इन सब चीजों का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा तो बायोप्सी हो गया,
है ना। एक यहां लिख देते हैं पैप स्मीयर। पैप स्मीयर भी एक हिस्टोपैथोलॉजिकल होता है डिटेक्शन। ये ज़्यादातर हमारे पेट अगर वगैरह में, यूटेरस वगैरह के लिए इसका यूज किया जाता है पैप स्मीयर, है ना। सर्विक्स के लिए किया जाता है। यहाँ पर जगह नहीं बचा हुआ है ना। पैप स्मीयर जो होता है ये होता है फॉर सर्विक्स। किसके लिए होता है? सर्विक्स याद है ना सबको, यूटेरस के नीचे होता है। सर्वाइकल कैंसर होता है, तो सर्वाइकल कैंसर में हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में क्या करते हैं, पैप स्मीयर करते हैं, वहां से काट करके लेते हैं, तो उसके लिए अलग नाम रख दिया गया पैप स्मीयर, है ना। सर्विक्स के लिए इमेजिंग समझ गए, है ना। स्कैन वगैरह, एक्सरे वगैरह डाल करके देखते हैं कि एबनॉर्मल कहीं पर, है ना, गांठ उठ तो नहीं बन गया है, ये सब देखा जाता है। उसके अलावा एक और एडवांस होता है जिसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, है ना। इसमें एक एलिमेंट को यूज करते हैं जिसको टेक्नीशियम कहा जाता है। एलिमेंट है ना। टेक्नीशियम 99 का यूज किया जाता है। ये रेडियो आइसोटोप होता है। फंडा इसका बिल्कुल क्लियर होता है। इसका फंडा जो होता है, जैसे कि मान लो ये एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी को हम लोग क्या करते हैं, कैंसर एंटीजन के साथ कपलिंग कराते हैं। कपलिंग कराने से क्या होता है, कपलिंग करा के रखते हैं, तो ये एंटीबॉडी है, ये है एंटीबॉडी, और उसको कपलिंग कराते हैं कैंसर के एंटीजन से। जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी आप लोग समझ रहे हो कि दोनों रिएक्शन कर लेते हैं, फिर ये जो एंटीबॉडी है ना, फिर ये एंटीबॉडी बन जाएगा, है ना। इस एंटीबॉडी, इसी को कहा जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और इस अब देखो, इसको पता है एंटीजन से मिल चुका है, ठीक है। अब मान लो इसको एंटीजन से इसको मिला के रखा, ठीक है, एंटीजन इसमें मिल गया। अब जब मान लो किसी पेशेंट का हमें अगर पता करना हो कि उसके बॉडी में कैंसर है कि नहीं, जब इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जब उसके ब्लड से इसको डिटेक्ट कराओगे, तो अगर कैंसर का एंटीजन है उसके पास, तो ये डिटेक्ट कर लेगा, इजीली कर लेगा ना। जैसे हम किसी चीज, चोर है कोई, उसको हम देखे हुए हैं पहले से। कुत्ता सबसे अच्छा उदाहरण है। कुत्ता किसी को सूंघ लेता है, तो अगर दोबारा आता है उसको फिर सूंघ लेता है ना। तो वही चीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है। और इसको जब कैंसर एंटीजन से कपलिंग कराते हैं, उसके बाद इससे क्या करते हैं हम लोग, डिटेक्शन ऑफ कैंसर एंटीजन। तो ये बहुत एडवांस होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और इस तरह का एंटीबॉडी हम लोग बना रहे हैं, बन भी रहा है, जिसमें क्या करते हैं, एंटीबॉडी से ही मार देते हैं उसको। कैंसर है, एंटीजन है वो, ठीक है। जैसे ये प्रोटीन है ना, आप लोग को अभी जस्ट बताया कि कैंसर अगर होगा तो उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन होता है, ब्लड में होता है। प्रोटीन क्या है, एंटीजन होगा। क्या होगा, एंटीजन। तो हम लोग अगर एक ऐसा एंटीबॉडी बनाए जो ये एंटीजन को मार दे, तो एंटीजन खत्म तो कैंसर भी खत्म हो जाए। तो सबसे एडवांस है, उसको कहा जाता है रेडियो इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अभी पढ़ाएंगे हम। तो बहुत अच्छा होता है, और उसी के सहायता से हम लोग कैंसर का वैक्सीन बनाना, वर्ल्ड मतलब इसी पे काम चल रहा है, कैंसर का वैक्सीन ही बनाते धीरे धीरे। वैक्सीन कैसे बनेगा, वैक्सीन हम लोग जानते हैं, हम लोग एंटीजन डाल देते हैं शरीर में, डालते हैं, और हमारा पैथोजन को डाल देते हैं, एंटीबॉडी बनता है हमारे शरीर में, ठीक है। और वो एंटीबॉडी में मेमोरी आ जाता है, जब वो दोबारा आता है तो उसको क्या करता है, किल कर देता है।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं, जैसे हम लोग क्या करेंगे, हम आदमी के शरीर में कैंसर किस किस चीज से हो सकता है, उनको वायरस से हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत चीजें केमिकल वगैरह से कर सकते हैं। तो जो भी कार्सिनोजेंस है उसके अगेंस्ट क्या बना देंगे हम, पहले से एंटीबॉडी बना देंगे, और वो एंटीबॉडी पैसिवली डाल देंगे, जो बताए थे ना, तो पैसिवली डाल देंगे। अब मान लो कभी होने वाला रहेगा, वो एंटीबॉडी क्या होगा, कैंसर के एंटीजन को जैसे पहचानेगा उसको किल कर देगा। लेकिन अभी बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है भाई। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बट मतलब ये माइंड में है साइंटिस्टों का। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो ये हो गया आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ कैंसर। हाँ, रिसर्च कर रहे हैं भाई, बहुत टफ चीज है वो सब, है ना। जो जिनको करना है वो रात दिन इकट्ठा करके रिसर्च कर रहे हैं। बात को समझे, बहुत माइंड वाले हैं, बहुत सही रहेगा। मतलब टीबी का खत्म हो गया ना, बहुत सारा लाइलाज बीमारी था उसको खत्म कर दिया गया। तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन। उसके अलावा ट्रीटमेंट इसका तो बहुत ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट जो है इसका बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं, है ना। जैसे आपको सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि कैंसर को टिश्यू है उसको क्या करना, ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल देना, समझ रहे हो। तो उसको बाहर कर देना। उसके अलावा रेडिएशन उसमें डाल देना। उसके अलावा दवाई भी दे सकते हैं जिसको हम लोग, है ना, कीमोथेरेपी बोलते हैं, बड़ा डेंजरस होता है वो। तो कीमोथेरेपी भी डाल सकते हैं, है ना। हाँ, बहुत सारा साइड इफेक्ट होगा ना, खतरनाक दवा होता है। सर्जरी कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते, सर्जरी में क्या करते हैं, रिमूव द कैंसरस टिश्यू, रिमूवल ऑफ कैंसरस टिश्यू, सर्जरी। उसके अलावा रेडिएशन, है ना। रेडिएशन में क्या क्या करते हैं, इसको हम लोग से क्या बोलते हैं, सेका कहते हैं, सेका लगाना। हाँ, रेडिएशन क्या करते हैं, जहां पर आपको पता है कि यहाँ पे चाप बहु है उस पर फोकस कर दीजिए, रेडिएशन डाल दें। जैसे एक्सरे डालोगे, बहुत तीखा एक्सरे डालते हैं, तीखा एक्सरे डालते हैं तो एक्सरे क्या करता है, उस कैंसरस टिश्यू को जला देता है। अब जितना दूर है उसको जला दिए, थोड़ा मोड़ा अगल बगल भी जल गया तो क्या दिक्कत है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, है ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोबाल्ट थेरेपी देते हैं, है ना। कोबाल्ट का रेडिएशन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस पे डालते हैं उस सस्पेक्टेड पार्ट पर, है ना। कोबाल्ट का रेडिएशन डालते हैं या फिर एक्सरे का रेडिएशन डालते हैं। ये सब क्या करते हैं, है ना, ये सब क्या करते हैं,
कैंसरस टिश्यू को जला देते हैं, हाई इंटेंसिटी का डालते हैं, बहुत हाई इंटेंसिटी, जिसके कारण जल जाता है। जल जाता है इसीलिए जो पेशेंट होते हैं तो उस जगह पे क्या होता है, पूरा काला काला हो जाता है। मेरे रिलेटिव्स को हुआ था तो उसका जीभ में होता था, तो यहाँ पर डाला जाता था इसे करके, तो वो मतलब खाना नहीं खा पाया था, 1 महीने का लगा था उसको, वो खाना नहीं खा पाया था, तो पूरा काला हो गया था उसका। फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बाल वगैरह तो उसका उतना उड़ गया, लेकिन उतना पता नहीं चला, उसका उतना बाल ही था कि पता नहीं चला कि उसका बाल भी उड़ा है। मतलब जब तक दवा खा रहे हैं तब तक उड़ा, उसके बाद फिर आ जाता है, फिर आ गया, तो उसका तो पता ही नहीं चला कि उड़ा है कि थोड़ा बड़ा उड़ा होगा। अरे देखो, शरीर के ताकत पे भी असर पड़ा। अब वो जिम जाने वाला लड़का था, जिम जाता था, बॉडी बनाया हुआ था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी वो पूरी तरह से ठीक है, 6 साल हो गया उसका, जांच उच भी कराया बाद में, फिर दोबारा कोई दिक्कत नहीं है, शादी वगैरह भी हो गया। तो चलो, ये कोबाल्ट रेडिएशन एक्सरे है, ये क्या करते हैं, ये जला देते हैं, इसमें क्या करते हैं, हाई इंटेंसिटी रेडिएशन है ना, फोकस ऑन कैंसर टिश्यू, है ना, जिसके कारण वो जल जाता है। तो एक्सरे डालते हैं, कोबाल्ट डालते हैं। उसके अलावा कीमोथेरेपी नाम सुने होंगे, बहुतों के ये नहीं चढ़ता है। ये कीमोथेरेपी जो होता है वो बहुत ज्यादा जब हो जाता है तब ये चढ़ा जाता है, उसको नहीं चढ़ा था, उसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद सेका डाला हो गया, उसका कम था, समझ रहे बात को, अर्ली स्टेज था। तो कीमोथेरेपी क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल डालते हैं, मेडिसिन डालते हैं, है ना। एंटी कैंसरस ड्रग्स होता है ना। ड्रग्स ये बहुत ही नामी है, फेमस है, शायद आप लोग को याद भी होगा, पता होगा, चलो नहीं पता है तो, जैसे विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, बहुत नामी है इसलिए याद है ये, है ना, याद रहता है लोगों को। तो ये एंटी कैंसरस ड्रग्स होते हैं, ठीक है। क्या बोले, डालना जाता है, दवा तो रहता ही, वो डाला जाता, चढ़ाया जाता है। डी नंबर हो जाएगा, चलो एनसीईआरटी का लिख देते हैं, इंटरफेरोन, इंटरफेरोन डाला जाता है। इंटरफेरोन क्या होता है भाई, इंटरफेरोन बताए थे, ये ऐसा प्रोटीन होता है, जब कोई भी वायरस हमारे सेल को इन्फेक्ट करता है तो सेल बदले में एक प्रोटीन तैयार करता है, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन, या फिर लड़ाई में मदद करता है। तो इंटरफेरोन अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों डाला जाता है, गिवन टू पेशेंट। इंटरफेरोन एक दवा होता है, प्रोटीन होता है ना, इसको पेशेंट को दिया जाता है इंटरफेरोन। उसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, है ना, ये मोस्ट एडवांस होता है, जो कि इसको धीरे धीरे लाया जा रहा है,
अब देखो मोस्ट एडवांस क्या है हमारे इंडिया में, है ना, कुछ भी कहो संसाधन की कमी के कारण, मतलब उतना अच्छा मशीन है भी तो कुछ पार्टिकुलर एरिया में ही है, हर जगह नहीं है। लेकिन वही आप चले जाओ अमेरिका वगैरह विदेशों में चले जाओ तो उनके पास संसाधन पूरा है। यहाँ के लोग भाग जाते हैं, देखते हो, कोई बड़ा बीमारी हुआ, पैसा वाला है तो भाग जाएगा विदेश। तो वहाँ डॉक्टर को सब कुछ व्यवस्था दिया जाता है उसको प्रैक्टिस के लिए, सब कुछ के लिए। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा एडवांस है। वही बताया ना, एंटीबॉडी बना देते हैं हम कैंसर एंटीजन के खिलाफ। एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना दो, एंटीबॉडी तुरंत डिस्ट्रॉय कर देगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। तो ये सबसे एडवांस है और ये बहुत ही क्विकली कैंसर को ठीक करता है। लेकिन हम लोग क्या डालते हैं, वही डालते हैं, है ना। तो एडवांस है और धीरे धीरे इसी के बेस पर वैक्सीन बनाने का कार्य चल रहा है। अभी कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो देखा जाए तो इधर ये 30 साल में, 30 साल के पहले और 30 साल इधर, इसका कैंसर का जो ट्रीटमेंट है बहुत ही हाई लेवल का हो गया। पहले होता था तो आदमी बचता नहीं था, लेकिन अब जो होता है तो अब लगभग सही हो जाता है ना। अगर वो ध्यान दे तो लगभग वो सही हो जाता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है भाई, पैसा क्या करेगा। अभी सरकार ने कौन सा वो आयुष्मान भारत कार्ड निकला हुआ है ना, उसमें उसे करवा लो। वो जो रिलेटिव था उसको उसी से करवा दिया गया, पैसा नहीं लगा, उसी से उसका खर्च हो गया, कहानी खत्म। ज्यादा खर्च कहाँ होता है उसका। 60,000 लगा, 60,000 कोई बड़ा बात थोड़ी ना है। 60-70 हजार में उसका फाइनल हो गया। क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसके अलावा हो गया सब। हाँ, EF सबसे अच्छा जो होता है ये होता है कॉम्बाइंड थेरेपी। कॉम्बाइंड थेरेपी में क्या करते हैं हम लोग, सर्जरी भी कर रहे हैं, है ना, सेका भी डाल रहे हैं, रेडिएशन सेका भी डाल रहे हैं और कीमोथेरेपी भी कर रहे हैं। तीनों मिलके क्या करेगा, कैंसर का नाश कर देगा, है ना। तो कॉम्बाइंड थेरेपी जिसको ज्यादा होता है उसको तीनों एक साथ दे दिया जाता है। ऑपरेशन भी कर दिए, सेका भी डाल रहे हैं, कीमो भी चढ़ा रहे हैं, नाश ही नाश, है ना। ट्रीटमेंट, हाँ, ये ट्रीटमेंट हो गया, कैंसर हमारा खत्म, है ना। अब कैंसर के बाद एक इसी के जैसा पढ़ लेते हैं, एड्स। उसके बाद फिर हम लोग डिजीज पढ़ेंगे। डिजीज में फिर आपको टाइप्स ऑफ डिजीज वगैरह पढ़ाएंगे, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। कैंसर और एड्स थोड़ा अलग चीज है ना। तो इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। 12 में या तो कैंसर आता है या एड्स आता है, 12 की बात है। तो दोनों में से एक ध्यान में रखोगे। सबसे पहला ये 5 नंबर का आता है अब आप लोग का बिहार बोर्ड, 10 नंबर। लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। तो 5 नंबर का है तो भाई ये सब लिखोगे, ट्रीटमेंट लिखोगे, इन्वेस्टिगेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद कार्सिनोजेन लिखोगे, ऑन्कोजेनेसिस नहीं भी लिखोगे काम चल जाएगा। थोड़ा मोड़ा लिख दो क्या होता है, बस बहुत नंबर है। इस समय नंबर आपको एक भी नहीं काटेगा, इतना पॉइंट ही होता है ना, खाली पॉइंट भी लिख दोगे तो बहुत सारा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हाँ, क्या बोले, ट्यूमर बोले ना, तो वो जो सेल डिवीजन बहुत सारा हो जाता है, सेल का जो ग्रुप होता है उसी को ट्यूमर बोलते हैं। कैंसर सेल को ही ट्यूमर कहा जाता है, समझे। हाँ, लेकिन सारा ट्यूमर कैंसर नहीं होता है, समझ रहे। बेनिग्न ट्यूमर बताए थे वो कैंसर नहीं होता है।
हम्म। अब संसार का गर्मी थोड़ा कम हो गया है ना, थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो बहुत परेशान इस बार हुए थे लोग। अब गर्मी के बाद अब बाढ़ का बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स जो होता है वह कोई रोग नहीं होता है। ये क्या आ गया? अच्छा, ये लिखा गया। सही नहीं है ना? अच्छा तो दिख ही रहा था लेकिन, है ना? लो, पतला हो गया। सबसे पहले इसमें कुछ चीजें देख रहे हो। एक्वायर्ड है इम्यूनो, आप लोग को याद है एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसमें घट जाना, डेफिशिएंसी हो जाना। सिंड्रोम मतलब क्या होता है? सिंड्रोम मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम या डिजीज। एड्स के द्वारा बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, सिम्टम्स हो जाते हैं, तो इसका सिंड्रोम क्या हो जाएगा? तो इसका सिंड्रोम क्या हो जाएगा? सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब लक्षण, सिंड्रोम। उसके अलावा एड्स जो होता है, फर्स्ट पेशेंट कहाँ देखा गया, कब देखा गया? 1981 ईस्वी में यूएसए में। वो भी क्या थे? होमोसेक्सुअल थे। सबसे पहला यहाँ पर डिटेक्ट हुआ। होमोसेक्सुअल मतलब होता है मेल मेल या फीमेल फीमेल, है ना? और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि होमोसेक्सुअल से सबसे ज्यादा एड्स दुनिया में फैलता है। मेल मेल या फीमेल फीमेल। मेल फीमेल जो अपोजिट सेक्स होता है उससे बहुत कम चांस होता है, 1% से भी कम चांस होता है। क्योंकि मेल फीमेल में क्या होता है कि एड्स का जो वायरस जाता है फीमेल बॉडी में या मेल बॉडी में, तो वहां पर फ्रैक्चर नहीं होता। लेकिन होमोसेक्सुअल में क्या होता है कि फ्रैक्चर होने का ज्यादा चांस होता है, क्योंकि अननेचुरल होता है, तो उसमें एड्स का वायरस ब्लड में जाने का ज्यादा चांस होता है। और अगर देखा जाए, फर्स्ट जो एड्स था इंडिया में 1986 में देखा गया, है ना, इंडिया में। और कहां पर देखा गया? चेन्नई में सबसे पहला एड्स पेशेंट देखा गया। इसमें एजेंट कौन सा है, कॉजिंग एजेंट? एड्स का कॉजिंग एजेंट कौन है? एचआईवी वायरस, ह्यूमन
इम्यूनोडेफिशिएंट वायरस। एचआईवी ही डायरेक्ट हो गया, इसी में आ जाता है एचआईवी वायरस, है ना। एचआईवी वायरस का कई नाम है ना। एचआईवी फर्स्ट जो इंडिया और पूरे इंडिया में ज्यादा आता है, एचआईवी सेकेंड जो अफ्रीका में ज्यादा देखा गया है, एससीपीएलटी, एचवीपीएलटी, बहुत सारे नाम होते हैं एड्स वायरस के, लेकिन सबका मेन नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, है ना। ठीक है। एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस के बारे में और क्या क्या हम लोग जान सकते हैं? एचआईवी वायरस, सबसे पहली बात तो एचआईवी जो होता है इसको कहा जाता है रिट्रोवायरस। क्या बोलते हैं इसको? रिट्रोवायरस। ठीक है। एचआईवी वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। क्या होता है? आरएनए। ठीक है। रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस याद होगा आप लोग को, बताए थे कि रिट्रोवायरस का काम क्या होता है? यह आरएनए से क्या बना देता है? डीएनए। क्या बना देता है? आरएनए से डीएनए बना देता है। इस घटना को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? बताए थे आपको कि जनरली डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक विशेष प्रकार एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये बहुत बार पूछा जाता है। हम लोग आपको बताए थे कि डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और उसमें आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है, याद है ना? आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो एक बार एग्जाम में आ गया था, बहुत लोग गलती कर दिए थे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, सॉरी ये नहीं पूछा था, बोला था कि रेट्रोवायरस, है ना, क्या करते हैं? आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं, तो उसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो उसमें ये भी लिखा हुआ था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब बच्चा माइंड में रखता है ट्रांसक्रिप्शन, फटाक से मार देगा। एंजाइम्स पूछा है आपको, प्रोसेस नहीं पूछा है। समझ रहे बात को? मेरे भावना को समझ रहे हो आप? एंजाइम है, ये प्रोसेस है। अब एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होगा भाई? एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होगा? ट्रांसमिशन, है ना। तो एड्स का ट्रांसमिशन कई तरहों से होता है ना, है ना। हाँ, ट्रांसफर बहुत सारा, आप लोग सभी लोग इसको जानते होंगे, है ना। इसको आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो ए है, ये क्या हो रहा है भाई? ये चाइनीज क्यों लिखा रहा है ना, चाइनीज लिखाने लगा। सेक्सुअल रूट, है ना। सेक्सुअल रूट से भी एड्स वायरस का ट्रांसमिशन होता है ना।
जिसमें से होमोसेक्सुअल है ना, हाँ सेक्सुअल रूट से हम लोग देख रहे हैं। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन, ये पता है ना आप लोग को, इसमें बाहर से स्पर्म को डाल देते हैं। हो सकता है अगर स्पर्म में होगा एड्स वायरस तो चला जाएगा। सेक्सुअल रूट से चला जाएगा। दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से चला जाएगा। तो देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हम लोग संक्रमित इन्फेक्टेड ब्लड को किसी पर्सन से दूसरे पर्सन में चढ़ाते हैं तो उससे जाने का खतरा रहता है ना, है ना। हाँ वही तो, चेक करके ही डालना चाहिए, चेक किया जाता है। ब्लड सही है तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम होता है ना कि जैसे हड़बड़ी है, आपका मान लो किसी को ब्लड का जरूरत है, अब ब्लड का जरूरत है, जल्दी जरूरत है, तो कोई आदमी है बोला कि हम ब्लड डोनेट कर देंगे, उसका ब्लड दोनों का मैच है, उसका भी ब्लड, वो जल्दी जल्दी में आदमी चढ़ा देता है मरने की स्थिति। तो वही सब कुछ चीजें होती हैं जो। उसके अलावा पेरेंटल रूट सही है ना जी? ई होगा ना रूट, हाँ रूट, ये थोड़ा अजीब लग रहा है इसमें। पेरेंटल रूट, तो देखो प्लासेंट, अगर किसी मदर को एचआईवी है तो प्लासेंटा के द्वारा एचआईवी का वायरस चला जाता है, हाँ बच्चे में चला जाता है, ठीक है। तो बच्चे में चला जाएगा तो फिर क्या होगा कि उस बच्चे में होने का चांस हो जाता है, और वो चांस होता है 33%। अगर वो मदर 3 बच्चे जन्म दी है तो उसमें एक बच्चे को होने का चांस होता है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर, किस बच्चे का? बच्चा को एड्स हो जाएगा तो फिर क्या है, बच्चा तो उसके पास इम्यून वगैरह है नहीं, तो फिर तो गड़बड़ होगी। अब बड़ा आदमी को होता है तो ताकत रहता है तो हो जाता है, समझ रहे बात को। तो पेरेंटल रूट, एचआईवी कैन transmits HIV can transmit from mother to fetus through placenta। और इसका चांस कितना होता है? एक बार पूछा गया था, उस समय नीट नहीं होता था, एम्स का एग्जाम होता था, उसमें पूछा गया कि किसी मदर को है एचआईवी, उसके 3 बच्चे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों को? 33% है। अब 4 को है तो उसका 33% निकालिए, 3 बच्चा है तो उसका 33% निकालिए, अपने निकल जाएगा। तो 3 में 1 बच्चे को होने को चांस होता है। देखो ऐसा क्यों है, 100% क्यों नहीं है? आपको बताए थे ना कि बच्चे और मां के ब्लड में ब्लड मिक्सिंग नहीं होता, लेकिन पैदा होने के टाइम में हो सकता है, तो वही प्रोबेबिलिटी होता है। इससे भी हो सकता है ना, इन्फेक्टेड निडल से।
पहले क्या होता था, जब उतना जानकारी नहीं था तो इतना मोटा नीडल बनता था, है ना, नीडल बनता था इतना मोटा इतना था उसका। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उस नीडल में पूरा भर लेते थे इतना, उसके बाद 5-6 को पेशेंट को बैठा देते थे सबको, हाँ एक ही नीडल से गप 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 डालते। हम भी लिए हुए हैं इसे, लेकिन बचपन में। अगर किसी एक को है उसमें सबको ट्रांसमिट हो गया। तो उस समय उतना एड्स का थी नहीं था, जागरूकता नहीं था, पता नहीं था लोगों को, कम था पेशेंट। अब क्या आ गया, डिस्पोजल आ गया। मवेशी में एड्स नहीं है तो क्या दिक्कत। और उसमें क्या होता था कि पहला आदमी को तो ठीक है, आराम से चला गया, धीरे धीरे भोथर हो जाता था, है ना, निडिल भोथर हो जाता था। लास्ट वाला पेशेंट में माई बाप करता था, है ना, आगे माई के माई ऐसे करता था उसका, तो वो भी दिक्कत था भाई। लेकिन डॉक्टर साहब इतना खतरनाक होते थे, उनके सामने बाप रे बाप बोल नहीं सकते, तो इतना जोर डांटेंगे कि बोल ही नहीं सकते हम लोग, तो सह जाते थे उस पीड़ा दर्द को। अरे मतलब डॉक्टर गांव का बात कर रहे हैं भाई, गांव का ना बात हो रहा है, वहां तो वही सब सर्वे सर्वा है ना, नर्स डॉक्टर सुपरिटेंडेंट सब वही रहते थे। और हम लोग के एक डॉक्टर थे, है ना, एक तो पंचानन डॉक्टर थे, डेट कर गए, बहुत कमाल के डॉक्टर थे, मतलब पूरा वो 10-20 बस्ती वो संभाल के रखते थे। फी भी कम था, गांव में रहते थे, हम लोग जाते थे, झोपड़ी का घर था, पक्का ईटा भी था, लेकिन ऊपर से पुआल था। डॉक्टर बहुत इंटेलिजेंट, सॉलिड दिखते भी थे। अच्छा सा डॉक्टर उनके सामने फेल हो जाता, शुद्ध हिंदी बोलते थे, इंग्लिश का भी यूज कर देते थे। तो आदमी सोचो, शहर में ना दिखा के वहां चल जाते थे। हम लोग ये कुछ होता ना तबीयत खराब, तो यहाँ छोड़ के वहीं चल जाते, इतना उन पे भरोसा था लोगों को, और जानकारी भी था, तो अच्छा अच्छा आदमी दिखाता था, तो वही करते थे। बहुत डांटते थे हम लोग। हमको एक बार जॉन्डिस हुआ, उन्हीं से दिखाए थे, टाइफाइड हुआ था, उन्हीं से इंजेक्शन लेते थे, हमको डर लगता था, तो इतना जो डांटते थे कि दर्द खत्म हो जाता था, है ना। फर्स्ट एड किसे? अरे टाइफाइड में 10-12 दिन सुई चलता है जी, है ना, वो चीज हो जाता है। अब देखो, उनके पास जाते थे तो बोलते थे अभी नहीं देंगे, बाद में आना, खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद बोलते थे कि बैठो बैठो, अच्छा 2 मिनट बैठो। हम लोग सोचते हैं कि अब नहीं देंगे सुई, अचानक से आते थे, सुई में डाल के ही आते थे, क्या हुआ वही पूछ लेते, खाते खाते खा रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, उसके बाद अंदर में ही सुई इंजेक्शन में डाल दिए हैं, उसके बाद ऐसे करके आए हैं, क्या हुआ है, कोई दिक्कत है? बोले हम लोग सोचते रह जाते थे, दवा दे, ज्यादा सुई ही डालते थे वो, ये उनका बहुत खराब आदत था। दवाई से भी ठीक होता है, देखते थे सुई ऐसे करके निकाला, हालत खराब, दिल धक धक बहुत जोरों से होने लगता था, और डॉक्टर साहब बोलते थे घूमो, बस ऐसे डाल दिए, आंख बंद कर लिए, कुछ मत बोलिए, है ना, ये चीज होता है। और किसी किसी को तो थप्पड़ भी उठा देते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था, जानता था कि बचना है तो थप्पड़ भी खाना पड़ेगा। देखते थे कि पेशेंट थोड़ा सा बड़ियार है, उसको थप्पड़ भी डाल देते थे, है ना, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं था। और थे ब्राह्मण जी थे, तो को कुछ बोल भी नहीं सकता है, होता है कि नहीं, थोड़ा होता है कि तू कुछ बोल भी नहीं सकते, मार भी दिए तो कोई काम नहीं। तो देखो, इन्फेक्टेड नीडल, रेजर ब्लेड, है ना, सबसे दिक्कत कहाँ होता है कि देखो बहुत सारे, हमारे इंडिया में कम है, लेकिन विदेश में क्या होता है, ड्रग्स वगैरह बहुत होता है, तो वो जो ड्रग्स होता है, एक के नीडल से सब कोई डाल लिया, तो क्या होगा, अगर किसी एक को है तो सबको हो जाएगा, तो इससे भी ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन हो गया। रेजर जी, रेजर नहीं समझते, रेजर है, रेजर ब्लेड, ये ट्रांसमिशन हो गया।
चलो, देखो दो टर्म है, इंक्यूबेशन पीरियड और विंडो पीरियड, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है पैथोजन का एंट्री से लेकर के पैथोजन का सिम्टम्स अपीयर होना। पैथोजन आया, रोग उत्पन्न किया, अब उसका सिम्टम लक्षण उत्पन्न होगा, वहां तक का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका मतलब क्या होगा, पीरियड बिटवीन पैथोजन एंट्री टू एड्स सिम्टम अपीयरेंस, इसी को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। एड्स के लिए कितना होता है इसका पीरियड, एड्स का कितना होता है इंक्यूबेशन पीरियड, यह होता है कुछ मंथ से लेकर के सालों तक, लगभग 10 साल तक। एड्स का वायरस बहुत ही स्लो होता है, मंद बुद्धि का होता है, और सबसे हमें लगता है कमजोर वायरस होता है। एड्स का वायरस बहुत कमजोर होता है। इसको अब देखो, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, तुरंत सर्दी हो जाता है, बगल भाई को सर्दी है, हमको भी दूसरे दिन सर्दी पकड़ ली, तुरंत आ गया ना सिम्टम। लेकिन एड्स वायरस को कितना दिन लगता है, फ्यू मंथ से लेकर के 5 या 10 ईयर्स तक। मतलब हाँ, किसी के अगर एड्स आ गया तो उसको 10 साल तक लग सकता है उसका अपीयरेंस होने में। देखो कुछ महीने में भी हो सकता है, लगभग 90 दिन का माना जाता है, या 5 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। अब आदमी बहुत बढ़ियार है तो 10 साल लग जाएगा। अब उसका 70 साल जीवन है, हो गया है, अब मान लो हो गया तो 80 साल तो उसको ऐसे ही लग जाएगा होने में, समझ रहे हो। तो एड्स का वायरस बहुत ही स्लोली डिवाइड होता है, ठीक है। विंडो पीरियड क्या होता है, विंडो पीरियड इन्फेक्शन हो गया और उसका लेबोरेटरी डिटेक्शन तक जो पीरियड होता है। जैसे मान लो इन्फेक्शन हो रखा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, आपने जाकर के जांच भी करवाया तो निगेटिव आया, जबकि इन्फेक्शन है आपके शरीर में। तो जब जांच में उसका पॉजिटिव आए उस समय तक का टाइम क्या कहलाता है, विंडो पीरियड। पीरियड बिटवीन टू इन्फेक्शन टू लेबोरेटरी डिटेक्शन, ठीक है। तो इसका एड्स के लिए देखा जाए तो इसका टाइम जो होता है 2 वीक से लेकर के, है ना, 12 वीक तक। मतलब 2 वीक मतलब ऐसे मान लो 10 से लेकर 18 दिन, 18 दिन से लेकर के 45 दिन, 90 दिन, 60 दिन, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल होता है। इतना दिन तक एड्स विंडो पीरियड में रहता है। इस समय अगर आप जांच कराने जाओगे तो उस समय निगेटिव आता है, इन्फेक्शन है फिर भी डिटेक्शन नहीं होगा। ये हो गया विंडो पीरियड। हाँ हाँ, वीक, ये सप्ताह, अरे वीक, हाँ ये सप्ताह होगा ना, वीक मतलब सप्ताह। तो ये हो गया विंडो पीरियड।
क्या है अब? पैथेनोजेनेसिटी, मतलब कि एचआईवी वायरस कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को कम करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम कम कर देता है ना एड्स में। देखो कैसे होता है। एड्स का वायरस मैक्रोफेज के अटैक करता है। मैक्रोफेज याद है आपको? मैक्रोफेज स्पेशल डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स होते हैं जो मैक्रोफेज में बदल जाते हैं, वही सबको किल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यह टी हेल्पर सेल पे अटैक करता है। बताए थे टी सेल और बी सेल होता है। टी हेल्पर सेल पे अटैक करता है, टी हेल्पर सेल को मारता है। टी हेल्पर सेल मर जाने के कारण सारा सेल, बी सेल और टी सेल क्या होता है, इन अनइफेक्टेड होने लगता है। तो ये एचआईवी वायरस टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेज पे अटैक कर देता है। और टी हेल्पर सेल कम हो जाएगा तो इम्यून सिस्टम क्या होगा, दनादन क्या होगा, बैठते जाएगा। क्या होगा? यही है इसका पैथोजेनेसिटी। अब हम फिगर के द्वारा आपको बताएंगे कि टी हेल्पर सेल या मैक्रोफेज को ये इन्फेक्ट कैसे करता है। वो समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा? अच्छा कोई बात नहीं। यह है एचआईवी वायरस। ये क्या है? देखो इधर ध्यान से, ये एचआईवी वायरस होगा, ये कोई एनिमल सेल है, हेल्पर सेल मान लो। क्लियर? ये यहां पर धीरे धीरे इसके कांटेक्ट में आएगा। कांटेक्ट में आने के बाद यह अपना आरएनए यह बाहर निकाल देगा सेल के अंदर, और प्रोटीन कोट क्या होता है, बाहर ही रह जाता है। अब यहां पर ये आरएनए यहां पर आया। अब ये आरएनए किस में बदल जाएगा, डीएनए में। किधर में बदल जाएगा, डीएनए में। तो आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डीएनए में बदल जाएगा। अब हमारे सेल का हमारे सेल में न्यूक्लियस होता है, तो हमारे सेल में जो न्यूक्लियस है उसमें अपना क्रोमोसोम डीएनए होगा। अब इसका डीएनए क्या होगा, इस तरह से इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा हमारे डीएनए में। इसका डीएनए जैसे हमारे डीएनए से ज्वाइंट होगा, हमारा डीएनए अपना मतलब ये इसको कंट्रोल करने लगेगा। मतलब पूरे न्यूक्लियस को ये डीएनए कंट्रोल कर लेगा, पूरे सेल को यह डीएनए कंट्रोल कर लेगा। अब क्या होगा, यहां पर जो ये डीएनए है सेल का, ये धीरे धीरे क्या करेगा, यह ट्रांसक्रिप्शन करेगा। क्या करेगा, वापस से ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जैसे ही करेगा तो क्या निर्माण हो जाएगा, बहुत सारे आरएनए, बहुत सारे। ठीक है, और यहां पर
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहां से आएगा? वह हमारे सेल से ही लेगा। क्या लेगा? क्योंकि वायरस के पास एंजाइम्स नहीं होते, हमारे सेल मशीनरी को ही यूज करता है। बस ये आरएनए अपना भेज दिया, इस आरएनए ने हमारे सेल से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा डीएनए बनाया। ये डीएनए हमारे न्यूक्लियस के डीएनए से जाके मिल गया और उसको अपने अनुसार चलाने लगा। होता है ना, चिप सेट कर देना उसके माइंड में। अब क्या होगा, हमारे सेल में प्रोटीन की कमी नहीं है, तो ये सभी आरएनए से क्या होगा, प्रोटीन कवरिंग हो जाएगा और इसको फाड़ फाड़ के ये बाहर निकल जाएगा और एचआईवी बहुत सारे वायरस निकलेंगे। मतलब एक आरएनए गया, इससे हजार, ये जो सेल इन्फेक्टेड सेल है यह हजारों की संख्या में एचआईवी वायरस प्रोड्यूस करेगा। इसलिए इनको कहा जाता है एचआईवी फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? माइक्रोफेज, टी हेल्पर सेल, इन सबको एचआईवी फैक्ट्री कहते हैं। और हमारा सेल कुछ नहीं कर पाता, मतलब जो हमारा डिफेंस सेल है उसी को अंदर जाके उसको मार रहा है और हमारा इम्यून सिस्टम इसको पहचान ही नहीं पा रहा है। प्रोटीन है उसको नहीं पहचान पा रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? एचआईवी वायरस फर्स्ट अटैक animal cell like macrophage where many HIV virus produces so-called HIV फैक्ट्री। कैसे हो रहा है यहां पर बता दिए, HIV फैक्ट्री। ठीक है। उसके अलावा HIV वायरस ऑल्सो अटैक ऑन T हेल्पर सेल, है ना, T हेल्पर सेल एंड destroy it. So our body continuously loss immunity, इम्यूनिटी को कंटिन्यू लॉस करेगा। ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, हमारे शरीर में सिम्टम्स आएंगे। क्या आएंगे? सिम्टम्स आएंगे। हैं? ये क्या हो रहा है जी? अच्छा, दोनों एक साथ हो जा रहा था। सिम्टम्स ऑफ एड्स, है ना। चलो जो भी है ठीक है। सबसे पहले एड्स अगर आपके बॉडी में आता है तो वह 5 से 10 साल एसिम्प्टोमिक होता है।
5 से 10 साल क्या है, एसिम्प्टोमिक होता है। अब उसके बाद अगर सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, क्या क्या होने लगता है, लगातार फीवर आना, बाउट्स ऑफ फीवर। बाउट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आया हुआ नीट में कई बार। बाउट मतलब होता है बार बार आना, बाउट मतलब बुखार आया बुखार, फिर छूटा, फिर आया फिर छूटा, इस तरह से 5-6 महीने तक लगातार बुखार आते रहना। हाँ, छूटेगा फिर आएगा 2-3 दिन बाद। है ना, वैसा नहीं होता, बहुत रेगुलर आता है। ठीक है, बाउट्स ऑफ फीवर है ना। उसके बाद डायरिया, क्या होता है, डायरिया, लगातार डायरिया होना, लगातार 5-6 महीना तक दस्त ही दस्त होना, लूज मोशन। उसके अलावा वेट का बहुत लॉस हो जाना, वेट बहुत लॉस हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगा। एड्स को स्लिम डिजीज भी कहते हैं। स्लिम मतलब पतला हो जाता है, एकदम लिक्खड़ जैसा हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे वो पतला होते जाएगा। हाँ, वेट लॉस। उसके अलावा है ना, सब कुछ हो गया क्या, बाउट ऑफ फीवर हो गया, डायरिया हो गया, वेट लॉस हो गया, है ना। तो ये सब है ना, स्लिम हो जाना। हाँ, एक चीज तो भूल ही गए, कफ, खांसी मतलब 6-7 महीना तक लगातार होना, है ना, एस रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। अब उसके सब, अब देखो तीसरा क्या होता है, फुल एड्स ब्लॉम। फुल एड्स ब्लॉन में क्या होता है कि इसमें हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, बिल्कुल लॉस हो जाता है। इसको बोलते हैं फुल एड्स ब्लॉन, है ना। इस समय देखो यहां पर टी लिम्फोसाइट या बोले CD4 सेल्स, है ना, सेलुलर डिफरेंशिएट सेल्स होते हैं, इसी को बोलते हैं। इसका काउंट नॉर्मल कितना होता है, काउंट क्या हो जाना, लेस देन 200 इंटू 10⁶ पर लीटर टी लिम्फोसाइट का काउंट होता है ना। नॉर्मल जो होता है CD4 काउंट जो होता है वह होता है मोर देन 900 इंटू 10⁶ पर लीटर। ये है नॉर्मल, ध्यान रखो ये क्या है, नॉर्मल है। तो फुल एड्स ब्लॉन में क्या होता है, CD4 काउंट कितना हो जाता है, अरे देखो उल्टा लिख दिया, लेस देन हो जाएगा, लेस देन 200 से। इतना कम हो जाने के कारण क्या होता है, हमारा शरीर क्या हो जाता है, फूली हमारा शरीर फुली इम्यून डेफिशिएंट हो जाता है ना। इसके बाद क्या होगा, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस अटैक्स आवर बॉडी। मतलब कि अगर एड्स का पेशेंट चाहे तो वह बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है। कैसे, अगर वह वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से बचा रहे, दिन रात मास्क लगाए, इन्फेक्शन से बचे। क्योंकि एड्स से आदमी नहीं मरता है, एड्स क्या है, रोग का जड़ है, रोग नहीं है।
खाली इसमें इम्यून सिस्टम कम हो गया है, तो आपको इन सब से बचना पड़ता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर 8% की मौत होती है तो वह टीबी से होती है। किसे होती है? माइक्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस जो होता है वो अटैक तुरंत कर देता है, टीबी हो जाता है, तो उससे बच के रहिए, है ना। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम कॉज ट्यूबरकुलोसिस टू 8%। उसके अलावा बहुत सारे रोग होते हैं, है ना। कैंसर हो जाते हैं, स्क्रीन कैंसर हो जाते हैं, उसके अलावा डिमेंशिया हो जाता है, याददाश्त कम हो जाता है ना। तो ये सब फुल एड्स ब्लॉन का प्रॉब्लम होता है। ये याद रखोगे, बहुत बार पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा एड्स पेशेंट इसी से मरते हैं। उनको वायरस होता है एड्स, HIV, तो कैंसर हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, उसके अलावा बहुत सारा बीमारी हो जाता है। ये फुल एड्स ब्लॉन है। समझ गए आप लोग? सिम्टम समझ गए? हाँ, कहाँ से, कहाँ पर? डायग्राम तो बनाया है जी, ये वाला, यही वाला ना, ये तो बनाए ही है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट डायग्राम बना दिए, एक बार एनसीईआरटी में देख लेना। इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग दो चीजें करते हैं। पहले क्या करते हैं? एलिसा टेस्ट करते हैं। एलिसा आप लोग को पढ़ा दिए हैं, है ना। इंजाइम लिंक्ड, है ना, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, है ना, एलिसा। मिट गया? एलिसा क्या हो गया? अच्छा 8 है तो, अरे, है ना, मशीन का काम है, मेरा नहीं है। एलिसा, एलिसा टेस्ट करते हैं, इसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहा जाता है। तो एड्स में एलिसा टेस्ट ही करते हैं। मान लो इसमें भी फेल हो गया तो एक और किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इसको कन्फर्मेटरी टेस्ट भी कहा जाता है, कंफर्म हो जाता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। उसके अलावा इसका उपचार ना, उपचार को क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। एड्स में हम लोग उसमें किए थे ना, ट्रीटमेंट क्या है इसका? प्रिवेंशन इज क्योर, है ना। इसका बचाव ही इसका इलाज है, कोई इलाज नहीं। तनी मनी दवा होता है, लेकिन वो बोलते हैं ना, ऊँट के मुंह में जीरा, वो वाला हाल है। कुछ हम लोग एंटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट से ड्रग डालते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और लास्ट क्या है? लास्ट क्या है भाई? हाँ, प्रिवेंशन कैसे करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ एड्स। चलो कोई बात नहीं है, आ गया, है ना।
प्रिवेंशन ऑफ एड्स। मान लो भाई, उसको छोड़ो, उसको मत छेड़ो, एड्स समझ जाओगे ना। अरे वो अपने मशीन कर दिया, तो कैसे करोगे? एडुकेशन करोगे। एडुकेशन में क्या करेंगे? एडुकेशन में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है नाको, है ना, नाको क्या है? नेशनल, है ना, एड्स, नेशनल एड्स, हाँ हाँ, कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें करता है टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा। उसके बाद एनजीओज भी हैं। एनजीओज मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों क्या करेंगे? आप लोग सुनते ही हो, है ना। उसके बाद क्या क्या करेंगे? स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड। स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है? जांच। स्क्रीनिंग मतलब ब्लड को जब भी चढ़ाइए जांच करके चढ़ाइए, है ना। उसके अलावा सेफ सेक्स करना चाहिए, है ना। प्रिवेंट प्रिवेंट प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति, इससे भी चलता है। उसके अलावा मल्टीपल पार्टनर से प्रिवेंट होना चाहिए। हाँ, प्रिवेंट मतलब बचना। उसके अलावा उसके बाद न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। न्यूट्रलाइज द रेजर ब्लेड निडल्स, है ना। निडल्स हटाओ, निडल के लिए अथी नहीं करना है, न्यूट्रलाइज, है ना। डिस्पोजल यूज करना है, किसका? डिस्पोजल नीडल का यूज करना है। हम लोग आज डिस्पोजल करते हैं ना, हमको दिया फेंक दिया, अब वो नीडल आता है, पहले वो नहीं आता था। तो डिस्पोजल नीडल का यूज करेंगे। हाँ, ब्लड का जांच करके ट्रांसफ्यूजन कराएंगे, सेफ सेक्स वगैरह होगा। न्यूट्रलाइज द रेजर ब्लेड। उसके अलावा डिस्पोजल, तो रेजर ब्लेड को उसको भी हटाइए, न्यूट्रलाइज, नया ब्लेड लगाइए नया। अब तो सब लोग सैलून में तो यूज ही करता है। नहीं नहीं, पर्सनल के लिए कोई दिक्कत। अब पर्सनल यूज कर रहे हो, 10 बार करो यूज, कोई दिक्कत। किसी का ब्लड आपके ब्लड में कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा मिसकंसेप्शन क्या है कि एड्स जो वायरस होते हैं उनके साथ हाथ मिलाने से, खाने से, है ना। उसके अलावा बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे उसके साथ खाने से, खाना शेयर करने से सबसे कुछ नहीं होता है ना। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, समझ रहे बात को।